दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेड प्लस नॉलेज। दोस्तों, ये कक्षा 12 अकाउंट प्रीवियस ईयर एग्जाम 2022 का तीसरा वीडियो है। इसमें प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 का संपूर्ण हल कराया जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का हल पिछले वीडियो में कराया जा चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रश्न संख्या 6 है। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। अर्थात हमारा जो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है, ये आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट, ये आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। शीर्षक पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम संचय खाता बनता क्यों है और बैलेंस शीट में इसे किस शीर्षक के अंतर्गत रखेंगे। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता, जब एक कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है तो शेयर कुल राशि को प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता में हस्तांतरित किया जाता है। अर्थात जब भी कोई कंपनी अपना शेयर जारी करती है तो कभी कभी उस शेयर का जो अंकित मूल्य होता है उससे कुछ अतिरिक्त मूल्य पर वो शेयर को जारी करती है। जो अतिरिक्त मूल्य होता है उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो जब एक कंपनी किसी शेयर को प्रीमियम पे जारी करती है तो वो जो अतिरिक्त अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसे प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता में हस्तांतरित किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इस खाते को आर्थिक चिट्ठे के आरक्षित और अधिशेष शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। किसके तहत दिखाया जाता है? आरक्षित और अधिशेष, जिसे हम संचय और अतिरेक नाम से भी जानते हैं और भंडारण और अधिशेष के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इन हिंदी के नामों में फर्क हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इसे रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से हम जानते हैं। तो हम इसे बैलेंस शीट में देख ले सकते हैं कि बैलेंस शीट में ये किस शीर्षक के अंतर्गत आता है। ये हमारा कंपनी का बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है। ये बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो शीर्षक होता है बैलेंस शीट का, वो होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज शीर्षक के अंतर्गत हमारे आते हैं शेयर होल्डर्स फंड। और इस शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो शीर्षक आते हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है वो किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत। और हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक होता है वो किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत आता है। और जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड होता है वो किसके अंतर्गत आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? संचय एवं अतिरेक, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? रिजर्व एंड सरप्लस। जो हमारा प्रतिभूति प्रीमियम खाता है वो रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत ही दिखाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 7, जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। अर्थात जब कोई कंपनी अंशों का हरण करती है तो अंश पूंजी खाता जो होता है उसे किस राशि से
डेबिट किया जाता है। अंश पूंजी खाते को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब भी शेयर का हरण किया जाएगा, शेयर को जब्त किया जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किस राशि से डेबिट किया जाएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी कंपनी अंशों का हरण क्यों करती है। अंशों का हरण या जब्तीकरण। जब कंपनी अंश निर्गमित करती है तो आवेदन पर सभी अंशधारियों को अंश के बदले धन देना होता है। लेकिन जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई याचना राशि नहीं दे पाते तो कंपनी के द्वारा जमा धन को जब्त कर लिया जाता है और उनको दिए गए अंशों का हरण कर लिया जाता है। यानी जब भी कोई कंपनी किसी अंशधारी को शेयर देती है तो उसके बदले वो क्या करती है, उससे धन लेती है। तो ये जो पैसा लेती है वो कई भागों में लेती है। पहले एप्लीकेशन के रूप में लेगी, उसके बाद अलॉटमेंट के रूप में लेगी, फिर याचना यानी कॉल्स के रूप में लेगी। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, लास्ट कॉल, इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अंशधारियों से अंश के बदले पैसे लेती है। तो जब कोई अंशधारी याचना देने में असमर्थ होता है या याचना का पैसा नहीं देता है, मांगा गया पैसा नहीं देता है, तो कंपनी क्या करती है, उसको दिए गए अंशों को हरण कर लेती है और उसके द्वारा जो पैसा धन दिया गया एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के रूप में, उसे कंपनी जब्त कर लेती है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न का सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, हरण किए गए अंशों की चुकता राशि। हरण किए गए अंशों पर याचित की गई राशि, हरण किए गए अंशों पर याचित नहीं की गई राशि, अंकित मूल्य की राशि। तो पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्न संख्या 4 में बतलाया था अयाचित पूंजी, अयाचित पूंजी और याचित पूंजी। याचित पूंजी, अयाचित पूंजी जिसे हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, यानी ऐसा कैपिटल, ऐसी पूंजी जो अभी अंशधारियों से मांगी नहीं गई हो, उसे मांगा जाना अभी बाकी है। और जो हमारा याचित पूंजी होता है वो क्या होता है, सभी याचनाओं का योगफल होता है। सभी याचनाओं का योगफल का अर्थ मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन अमाउंट प्लस अलॉटमेंट अमाउंट प्लस कॉल्स, इन सभी का जो योगफल होता है उसे हम कहते हैं याचित पूंजी या याचित राशि। तो जब भी कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को जब्त करती है, हरण करती है, तो वो शेयर कैपिटल के खाते को कुल पूंजी से, याचित कुल पूंजी से डेबिट करती है। इसको अच्छे समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक शेयर की कीमत 10 रुपये है और एक शेयर होल्डर ने को 1000 शेयर दिया गया, तो कंपनी उससे कुल कितने अमाउंट लेगी, 10,000 रुपये, जिसमें से कंपनी को 7,000 रुपया मिल चुका है। मान लेते हैं 7,000 रुपया मिल चुका है। और जब कंपनी 3,000 रुपया अंशधारी से मांगती है तो अंशधारी इस 3,000 रुपये को नहीं देता है, तो कंपनी क्या करती है,
वो उसके दिए इस 7,000 रुपये को जो पहले से पेड है कंपनी के पास, इसे जब्त कर लेती है और कंपनी को जो उसने कंपनी ने जो शेयर होल्डर को 1,000 शेयर दिए हैं उसको हरण कर लेती है। तो ये जो 7,000 रुपया है ये शेयर होल्डर द्वारा पेड अमाउंट है, और ये जो 3,000 है ये अयाचित पूंजी है जो अभी मिला नहीं, यानी याचना किया गया लेकिन अभी इसको नहीं दिया गया। तो कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट को कुल याचित पूंजी से डेबिट करेगी। कुल याचित पूंजी का मतलब 7,000 जो मिल चुका है जो पेड है अब प्लस 3,000 जो अभी ड्यू है, अभी अनकॉल्ड है, या जो भी लेना है जो अभी मिला नहीं, जिसके आधार पर हम हरण कर रहे हैं, इनका योगफल ही हमारा याचित पूंजी कहलाता है। यानी कि जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कुल अमाउंट से होगा, यानी कि जितना उससे मांगा जाना था, यानी 10,000 रुपये से। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर 2, हरण किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से। तो याचित की गई राशि का अर्थ होता है कुल राशि, याचित की गई राशि का अर्थ होता है कुल राशि, अर्थात एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस जितने भी तरह के कॉल्स हैं सभी का योगफल ही हमारा, सभी का सम ही हमारा कहलाता है याचित पूंजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा प्रश्न संख्या 2, हरण किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से। कक्षा 12 लेखाशास्त्र प्रश्न पत्र 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रश्न संख्या ये 8 है। प्रश्न है अंशों का हरण किया जाता है। तो अंशों का हरण कब किया जाता है? प्रश्न संख्या 7 में हम जान चुके हैं, जब कंपनी के द्वारा अंशधारियों से याचनाएं मांगी जाती हैं और मांगी गई राशि का भुगतान अंशधारी नहीं करते हैं तो कंपनी अंशों का हरण कर लेती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा मांगी गई राशि के भुगतान न करने पर। सेकेंड ऑप्शन हमारा सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में। तीसरा हमारा बैंक ऋण का भुगतान न करने पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? हमारा नंबर 1, क्योंकि प्रश्न संख्या 7 में हम इसके बारे में पढ़े हैं, मांग राशि के भुगतान न करने पर, यानी कंपनी द्वारा जो राशि मांगी जाती है अंशधारियों से, जब अंशधारी उस राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी क्या करते हैं? उसके अंशों का हरण कर देती है। तो आई होप आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।